जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें हिस्ट्री का क्लास 7th चल रहा है। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है, जाकर देख सकते हैं। आज हमें 9th चैप्टर पढ़ना है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसी के साथ जियोग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पीवाईक्यू यूपीएससी के चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार आप वहाँ आइए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज के चैप्टर पर। चैप्टर 9, संस्कृतियों का निर्माण। ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की संभावना भी रहती है। चलिए बिना समय गंवाए पढ़ना शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप यूपी में अगर रह रहे हैं तो आप में कि यूपी में अलग भोजन व्यवस्था है, वस्त्र अलग पहने जाते हैं, काव्य अलग है, नृत्य अलग है, संगीत अलग है, चित्रकला अलग टाइप की है। अगर आप राजस्थान के जैसलमेर इलाके की तरफ हैं तो आपका भोजन अलग हो सकता है, वस्त्र अलग अलग हो सकते हैं। आप अंडमान निकोबार में हैं तो आपका वस्त्र, भोजन, काव्य, नृत्य अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप नृत्य कौन सा देखते हैं? जैसे पंजाब की बात कर लो, वहाँ भांगड़ा चलता है। गुजरात की बात कर लो तो वहाँ आपको गरबा देखने को मिल जाएगा। आप भोजपुरी गीत सुन सकते हैं, आप मिथिला के गीत सुन सकते हैं मैथिली भाषा में, तो बंगाली भाषा में गीत सुन सकते हैं। तमिल में अलग गीत हैं, तमिल की भोजन अलग हो सकता है, वस्त्र थोड़े से अलग हो सकते हैं, चित्रकला अलग हो सकती है। तो ऐसे हर स्टेट की, और स्टेट में भी कई, आप यूपी में अगर बिजनौर साइड होंगे तो कुछ और होगा, अगर आप गोरखपुर साइड होंगे तो कुछ और होगा, मेरठ साइड होंगे तो और कुछ और होगा। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी कभी हम इन असमिताओं को मान चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है। हमें लगता है कि ये बहुत वर्ष पुरानी परंपराएं चल रही हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदली हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। कंटिन्यू परिवर्तन हो रहे हैं। आप ही देखो, आपके अपने गांव में भाषा में परिवर्तन हो रहा है, कपड़ों में परिवर्तन हो रहा है। आज गांव तक वह कपड़े पहुंच रहे हैं जो शहरों में कभी पहने जाते थे। मोबाइल पहुंच रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्वयं ही संपन्न बनती गई। जैसे मैंने बोला, गांव में शहरों के कपड़े पहुंच रहे हैं, शहरों की चीज़ें पहुंच रही हैं, शहरों का भाषा, खड़ी बोली भी पहुंच रही है कई गाँवों में। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही विस्तारित खुद से हो रहा है, नहीं, ये एक दूसरे को भी आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। ये आपस में भी संबंध रखती हैं, ये आपस में एक दूसरे को भी आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। तो कुछ चीज़ें होंगी जो यूपी और तमिलनाडु में सेम होंगी, उड़ीसा और बंगाल में सेम होंगी, या उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में सेम हो सकती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। जैसे अगर हम बात करें तो अगर विवाह उत्तर प्रदेश में हो रहा है तब भी अग्निकुंड के चारों तरफ घूमकर ही होगा, तमिलनाडु में भी वैसे ही होगा। लेकिन उनके बीच बीच में जो शादी हमारे यहाँ 3-4 दिन 5 दिन चलती रहती है, ठीक है, उस 5 दिन में 4 दिन में कुछ चीज़ें अलग अलग हो सकती है कि ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ परंपराएं अलग होंगी, लेकिन कुछ परंपराएं जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, चेर चेर हम पढ़कर आए थे, फिर से एक बार आपको बता दें। इधर चेर थे, कौन थे? चेर। इधर चोल थे, कौन थे? चोल। नीचे कौन थे यहाँ पर? पांडे। ठीक है, पढ़ के आए थे, तो उसी में चेर की बात करेंगे जो
केरल साइड में रहते थे। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अब देखते हैं मलयालम का विकास कैसे हुआ। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। हम पढ़ के आए 9th सेंचुरी में। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि मलयालम भाषा में अभिलेख मिले हैं, तो हाँ, यहाँ पे लिखा है शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग करके अभिलेखों को लिखा है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मतलब सबसे पहले उदाहरण तभी देखे गए जब अभिलेख है। ठीक है, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख ऐसा है, तो ये मलयालम भाषा लिखी है। हमें कोई अभिलेख मिलेंगे, कोई किताब मिलेगी, तभी हम जान पाएंगे कि हाँ ये भाषा कितनी पुरानी है। मान लो अभी ये 9th सेंचुरी का मिल गया, अगर अभी 3rd सेंचुरी की कोई चीज़ मिल जाए, कोई अभिलेख, कोई बुक, कोई पांडुलिपि, और उसमें भी यही भाषा लिखी हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये भाषा इतनी पुरानी है। तो कोई हमें साक्ष्य, सोर्स मिलना चाहिए। हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं 6th क्लास में कि सोर्स जरूरी है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया, यानी मलयालम भाषा में भी संस्कृत से भी बहुत कुछ ग्रहण किया गया। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर, रंगमंच, इसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। तो ये लाइन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, यानी पहली कृतियां साहित्यिक जो हैं, किताबें जो है कह सकते हैं, वह कब मिली? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। कौन सी साहित्यिक कृति? ये सब स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है आंसर। जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जो नए उन्हें मैं बता दूं, जो हाईलाइट करता हूँ वो आपका नोट्स बनाने के लिए होता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है सबसे, वही स्टेटमेंट में प्रीलिम्स के आएगा, और वह आप मेंस में तो आप पूरा मसाला जो समझेंगे, थिंकिंग प्रोसेस होगी, जो पढ़ रहे हैं, वो सब मेंस में लिखना होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का, किसकी बात होने लगी? 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा, दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करता है। मतलब ये क्या बताता है कि दो भाषाएं हैं, उनको मिलाकर कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है 14वीं शताब्दी में लीला तिलकम एक ग्रंथ था जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक था। ठीक है, ये कोई कहानी, कोई कथा, कोई उपन्यास, नाटक ऐसा नहीं, व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है। मणिप्रवालम शैली, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मणिप्रवालम क्या है? भाषा है, पोर्ट बंदरगाह है, राजधानी है कि शैली है? तो एक शैली है। मणिप्रवालम क्या है? शैली। टर्मिनोलॉजी हम अलग से पढ़ना शुरू करते हैं, टर्मिनोलॉजी आती, यही पढ़िए ना एनसीईआरटी, टर्मिनोलॉजी यहीं से आती है। हमने 6th 7th क्लास की चल रही है, बस तो ही कराई, कितनी इसमें टर्मिनोलॉजी मैंने बीच बीच में बता दी आपको, वही आप नोट डाउन करिए। अभी हम 11th 12th की एनसीईआरटी करेंगे, तब तो टर्मिनोलॉजी की बाढ़ आएगी, वही करना है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग बात को ढूंढते हैं, कोई टर्मिनोलॉजी करा दे अलग से, क्यों अलग से करना है भाई, साथ में पढ़ो ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत से यहाँ कुछ बहुत कुछ लिया गया है, ये बात आपको बस याद रखनी है। अगर ऐसा स्टेटमेंट कहीं आ जाता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। शासक धर्म परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अभी जगन्नाथ जी की, भगवान की यात्रा निकली, तो उसमें कौन कौन होते हैं? बालभद्र होते हैं, सुभद्रा होती है और जगन्नाथ। ठीक है, कि लघु मूर्तियां मिली है, तालपत्र की पांडुलिपि मिली है उड़ीसा में, तो वहां से ये मिली है। ठीक है, कौन से सदी की है, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछ देता है कई बार कि बताओ। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई है। जो कल्चर आया वो किससे आया? धार्मिक परंपराओं से आया। धीरे धीरे वो परंपरा आगे बढ़ाते गए और वही हमारा कल्चर बन गया। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ जी संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है।
आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। आज तक भी कौन बनाता है काष्ठ प्रतिमा? जनजातीय लोग बनाते हैं वहाँ स्थानीय जो है। जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश, हाईलाइट कर रहा हूँ यानी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन, पहला तो क्वेश्चन यही पूछ देगा कि राजा अनंत वर्मन का संबंध किस संप्रदाय से है। एक तरफ राजाओं के नाम और दूसरी तरफ वंश उनके दे देगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है नानू और नाग भट्ट प्रथम 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में, शायद 2023 या 2024, 23 ही था, उसमें पूछा था। तो 12वीं शताब्दी में है। राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अरंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। एक, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का निश्चय किसने किया? अनंत वर्मन ने। ठीक है। दूसरा, अपने को जगन्नाथ भगवान का प्रतिनियुक्त किसने किसने घोषित किया? जगन्नाथ को अपना सर्वस्व, अपना राज्य अर्पित किसने कर दिया? तो उसमें याद रखेंगे राजा अनंग भीम तृतीय। तो दोनों राजाओं के नाम आपको याद रखने। हम अशोक अकबर सब याद रखते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, फिर हम कहते हैं टफ आया था पेपर। ठीक है, कई बार बाहर से आता है लेकिन कई बार एनसीईआरटी से ही आता है और हम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते नहीं हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हम 12th तक की सारी एनसीईआरटी कराएंगे तो आप एनसीईआरटी की चिंता बंद कर दीजिएगा। अभी थोड़े दिन बाद और साथ में एनसीईआरटी और भी चलने लगेगी जिससे हम बहुत जल्दी कवर कर लें। ठीक है, सितंबर तक हम सारी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे कि सितंबर तक, यानी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, सभी जितनी भी करनी है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि कौन सी एनसीईआरटी करनी है कौन सी नहीं, सब हम करा देंगे। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हो गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, जो भी हों, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सभी यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। मतलब आप मंदिर को अच्छे से रखेंगे, मंदिर की व्यवस्था को संभालेंगे, मंदिर की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सारे काम करेंगे तो लोगों को लगता है कि हाँ ये ठीक व्यक्ति है, देखो कितना हमारे लिए कर रहा है। अब आते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। राजपूत की तरफ चलते हैं। 19वीं शताब्दी में, 19वीं यानी पास आ गया, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपुताना कहते थे। ठीक, इससे यह समझा जा सकता है कि वह ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। किसी भी एरिया को एक व्यक्ति या एक संप्रदाय या एक जाति या एक वंश या एक धर्म से तभी पुकारा जाता है जब वहाँ ज़्यादातर लोग उस संप्रदाय, उस संगठन, उस जाति, उस धर्म से रहते हैं। ठीक है, जो इस्लामिक देश है उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सारे इस्लामिक के मानने वाले ही रहते हैं, और भी लोग रहते हैं लेकिन उनका प्रभुत्व ज़्यादा है, इस्लाम का मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी राजपुताना का मतलब ये नहीं कि उस क्षेत्र में सभी राजपुताना ही रहते थे, राजपूत ही रहते थे, ज़्यादा संख्या उनकी थी, प्रतापी भी थे वो, वहाँ उनका वर्चस्व था। ठीक है, उनकी पावर ज़्यादा थी तो वो राजपुताना हो गया। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। बोला, अक्सर यह माना जाता है राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। हर राज्य की अपनी एक संस्कृति होती है। जिस क्षेत्र में किसी एक धर्म, एक जाति, एक तरह के लोगों का ज़्यादा दिन तक शासन रहता है या प्रभाव रहता है तो वहाँ उसी धर्म को या उसी संप्रदाय को या उसी संगठन के नाम से, उसकी कल्चर के नाम से चीज़ें बनने लगती हैं। आप देखो कि लखनऊ, लखनऊ को आपको सुनते ही तुरंत क्या याद आता है? लखनवी अंदाज। लखनऊ नवाबों का शहर। क्यों? क्योंकि यहाँ लखनऊ के नवाब रहते थे और वही सबके दिमाग में बैठ गया है, लखनऊ के नवाब, लखनऊ के नवाब। लेकिन लखनऊ के नवाब तो अभी रहते थे ना, कुछ 200-300 साल पहले,
उससे पहले कौन थे वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ बैठ गई है दिमाग में वही हम आगे चलाते रहते हैं, वही बहती रहती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ऐसे ही राजपूतों से पहले राजस्थान में बहुत लोग थे, शक थे, उससे पहले भी लोग थे, उससे भी पहले लोग थे, लेकिन वो दिमाग में क्या बैठ गया? राजपूताना। क्यों? क्योंकि वही चीज़ आगे चलती रही और सबके दिमाग में वही चीज़ एक से दूसरे में प्रवाहित होती रही, तो वो बन गया। ठीक है, ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, हम अध्याय 2 में पृथ्वीराज चौहान को पढ़ के आए हैं। एक ऐसा ही शासक था। दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मजेदार था, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए जाकर। ये शासक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक तरफ से। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। आज भी कहा जाता है कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे, भले ही गोली मारनी है तो सीने पर मार दो। ठीक है, अब देखो कि पंजाब, पंजाब में एक अलग ही तरह की चीज मिलेगी, एक ही अलग ही तरह के लोग मिलेंगे आपको। आपको महाराष्ट्र, मराठा, एक अलग ही तरीके का जोश मिलेगा। बिहार, एक अलग तरह की ही कल्चर, आपको एक अलग तरह के ही लोग मिलेंगे। आप देखो, आपको ये रटना नहीं, आप महसूस करो। आपको पंजाब देखते ही क्या याद आता है? आपको पंजाब देखते ही वो याद आता है कि कितने चिल लोग रहते हैं, कितने मस्ती में भांगड़ा हर समय बल्ले 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 वाले। लेकिन जब उनकी गुस्सा आती है, जब वो लड़ाई लड़ते हैं, तब वो किसी को मतलब सोचते भी नहीं सामने क्या है क्या नहीं है, तो वो कूद पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे महाराष्ट्र का अलग तरीका है अपना, बिहार में अलग तरीका है। ठीक है, राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। चारण भाट क्या है? तो ऐसे कवि जो उनकी प्रशंसा करते थे, मुझ पर त्याग प्रशस्ति देख कर आए थे, तो ऐसे ही प्रशंसा में जो गीत लिखे जाते थे उन्हें चारण भाट कहते थे। ऐसे ही लोग, ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। हर व्यक्ति आज के दौर में देख लो, हर नेता के कुछ चापलूस होते हैं जो जिंदाबाद 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 हर बात पे जिंदाबाद करते हैं। ठीक है, ऐसे उस समय थे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में उठना चाहिए था कि आपने राजाओं की बात की, सबकी बात की, क्या स्त्रियों की क्या दशा थी? जी हाँ, कभी कभी भी झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, कहीं कहीं यह भी चित्रित किया जाता है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों अनुसरण करती थी। स्त्री प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूर्यवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो ये क्या था? ये राजपूताना की बात थी कि वहाँ लड़ाई झगड़ा और मतलब शक्ति की बात हो रही थी। ठीक है, वही की पीठ दिखानी नहीं है, भले गोली मार दो। और वही हुआ था जो मोहम्मद गौरी है, पृथ्वीराज चौहान, ये सब कहीं ना कहीं इसी वजह से 71 में युद्ध होता है, आप उसे छोड़ देते हो हरा के, कोई बात नहीं जाओ, वो वही 72 में आता है और आपको हरा देता है। ठीक है, 71 था 91 था, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं क्षेत्रीय सामंतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब आते हैं नृत्य की तरफ। कथक नृत्य कहाँ का था, देखते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच होगा। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। यहाँ से शायद क्वेश्चन बन चुका, अगर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सही, एक एग्जाम में किसी न किसी में आया हुआ है, यूपीएससी में तो नहीं लेकिन हाँ कहीं आया है।
ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ, भक्ति आंदोलन हम पिछले चैप्टर्स में करके आए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए जाकर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे, यानी कथक इसी रासलीला के साथ थोड़ा सा मिक्स हो गया। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। तो ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा, मुगल दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात दो घराने बोला जाता है। ठीक है, दो परंपराएं बोलो या दो घराने बोलो, और दो घरानों में फला फूला, एक जयपुर के राज दरबारों में, दूसरा लखनऊ में। पूछा जाता है आप लखनऊ घराने से हैं या राजस्थानी या जयपुरी घराने से हैं। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ये भी याद रखो, नवाब कौन से थे अवध के अंतिम? वाजिद अली शाह। हम अगले वीडियो में यानी 8th क्लास में पढ़ेंगे। वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। यानी स्टेटमेंट आए आपका कि कथक सिर्फ यूपी के इलाकों में होता है तो गलत होगा। आप देखिए यहाँ सब जगह हो रहा है। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक की भी 19वीं-20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद कर दिया। फिर भी यह जीवित बचा रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिली। देश के बाद जो 6 शास्त्रीय नृत्य थे उनमें इसे भी मान्यता मिली। तो 6 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? तो किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, या क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, या यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। या ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं, इन्हें शास्त्रीय रूपों में विशिष्ट लक्षण बताया गया है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता को सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। यानी किसको हम शास्त्रीय मानेंगे ये एक तरीके से आप बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि किसको शास्त्रीय माने और किसको ना माने। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है कौन कौन से हैं, तो आप रट लीजिए बिल्कुल। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, उड़ीसी उड़िया का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक तो हुई गया अपना उत्तर भारत का। अब आते हैं चित्रकला पे। तो संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। तो आप बताइए सबसे पहली चित्रकला कहाँ मिलती है? हम 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। आप एक तरफ से पढ़ेंगे ना, 6th क्लास से 1 2 3 4 5 6, फिर 7 में आएंगे, फिर 8 में आएंगे, फिर 9 में, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप बीच में एक वीडियो देखा चले गए फिर भी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लास मंडे टू सैटरडे होती है, इस समय आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, ये बात थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है।
प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों की सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। यह पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के दौरान इन चित्रों को आदान प्रदान किया जाता है। आज भी हम देखते हैं चित्रों का आदान प्रदान होता है। ये गिने चुने लोगों, बादशाह, घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। यहाँ शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर का एक चित्र देख सकते हैं आप। इसमें ढूंढ के बताओ अकबर कहाँ है, कहाँ होगा अकबर। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। मान लो यहाँ था मुगल दरबार, यहाँ रहते थे, यहाँ से उनका खाना खर्चा भी चलता था और ये चित्रकारी भी करते थे। जब ये टूट गया तो ये उस तरफ प्रस्थान किए जहाँ का राजा ऐसे कार्यों में दिलचस्पी रखता था। ठीक है। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा अन्य के दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। उनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्य के विषयों का भी चित्र बराबर जारी था। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का। देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र का लघु चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, बसोहली शैली। सीधे पूछा जाएगा बसोहली शैली कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश या हिमालय के आसपास के क्षेत्रों का माना जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। रसमंजरी किसने लिखी है, क्वेश्चन आ जाएगा। एक तरफ सभी व्यक्तियों के नाम, एक तरफ उनकी ग्रंथों के नाम, उनकी पुस्तकों के नाम। सही मिलान कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह 2 राजपूत लघु चित्र है कोटा का। यहाँ देख सकते हैं आप कृष्ण राधा और उनकी सखियां पहाड़ी लघु चित्र है। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। आप ये ध्यान रखिए, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा 6, 7, 8 में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जब हम 11th 12th में जाएंगे ना, तो वहाँ इससे आगे की चीज़ें मिलेगी, तो वहाँ और ज़्यादा आपके पास कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी झलक दिया जा रही है, वहाँ हम और विस्तार से पढ़ें, और वहाँ और भी ज़्यादा बुक्स हैं आर्ट एंड कल्चर की, हम अलग से एनसीईआरटी करेंगे। ठीक। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। यानी सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं, साधारण स्त्री पुरुष भी कर सकते थे काम। हम लोग आजकल किसी पेज पे बना दें तो वहाँ भी उस समय भी कहीं दीवार पे किसी ने बना दिया, कुछ हो गया, तो नमूने से कुछ बच पाते थे। तो ठीक है, बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तो ये सब कहीं ना कहीं जो भाषाएं हैं उनकी तरह के ही राज्यों के नाम भी हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, यानी संस्कृत से ही बंगाली निकली है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है
कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ये संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ही पता चला है। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? कुछ लोग, देखो इतिहास में मैं हमेशा कहता हूँ कई तरह के लोग हो सकता है मैं इस चीज़ को पढ़ूँ और अपना अलग ही इंटरप्रिटेशन कर दूँ कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये सब पढ़ के ऐसा हुआ होगा ही होता है, कंफर्म चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो एक धड़ा है वो कह रहा है कि संस्कृत से ही बंगाली निकली है, दूसरा धड़ा है वो कह सकता है कि संस्कृत से नहीं निकली है, ये अलग ही एक भाषा अपने आप उपजी। तो दो लोग हो सकते हैं, मत भिन्नता हमेशा रहती है इतिहास में, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे संस्कृत सबसे प्राचीन है, तो कुछ लोग आएंगे कि नहीं उससे भी प्राचीन एक ग्रंथ मिला हुआ है, वहाँ देखो वैसी भाषा है ऐसी भाषा है। तो हमेशा से तर्क वितर्क चलते रहते हैं इतिहास में, ठीक है। सिर्फ तर्क वितर्क होते, कुतर्क नहीं होते, और तर्क वितर्क करके ही हम आगे बढ़ते रहते हैं और चीज़ें निकलती रहती हैं। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। यानी बिहार से और बंगाल से संबंध स्थापित हुए, तो इधर तो संस्कृत वाला क्षेत्र था, तो हो सकता है उधर संस्कृत पहुंच गई हो, ऐसा कहा जा रहा है। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी में भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो ये हुएनसांग, फायान, नूनीज, अलबरूनी, ये जो भी बातें कहते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चाहे वह प्री हो मेंस हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हुएनसांग किसके समय में आया था ये भी आप बता देंगे तो बढ़िया रहेगा, मैंने पिछली वीडियोज में बताया है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। पाल शासक भी हम पढ़ के आए, 8वीं शताब्दी के समय थे। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। दो लिखा भी अध्याय 2 में हम पाल शासकों के बारे में पढ़ कर आए थे। कन्नौज को जीतने के लिए 3 लोग थे जो लड़ रहे थे, एक उसमें से पाल थे, एक नीचे से थे, एक इधर से थे। इधर वाला भी मैं बता देता हूँ, इधर वाले थे गुर्जर प्रतिहार, ये सब पाल। चलो इसको भी बता दो, ये राष्ट्रकूट थे। जीता कौन था ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इन तीनों में कौन फाइनली कन्नौज पे कब्जा करके बैठ गया। शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। सब पढ़ के आए, देखो अध्याय 3 लिखा हुआ है। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया, उसे सूबा माना गया। किसने जीता था इसे? अकबर ने। कब जीता था? 1586 में। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। यहाँ लिखा हो रही थी, यानी इससे पहले भी कोई भाषा बोली जाती होगी, तो लोगों ने कहा वही संस्कृत से बन बिगड़कर जो बोली जा रही थी वही भाषा बोली जा रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। पूरा बंगाल था पहले, उधर वाला बांग्लादेश बन गया। यदि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है और यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। जैसे हम देखते हैं ना, हिंदी संस्कृत से सीधे नहीं बन गई, ये संस्कृत यहाँ सीधे हिंदी नहीं बन गई, बीच में पाली, प्राकृत और पुरानी हिंदी ये सब आए, फिर हिंदी बनी, ठीक है। सीधे हम अद्य को आज नहीं बोलने लगे, हस्त को हाथ नहीं बोलने लगे, हस्त से हत्त हुआ, हत्त से हाथ हुआ, हाथ से हाथ हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सीधे संस्कृत से बंगाली नहीं बनी, धीरे धीरे चेंजेस हुए होंगे ना, धीरे धीरे चेंजेस हुए होंगे तब जाके बंगाली बनी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं स्रोतों से प्राप्त हुआ, बंगाल का हिस्सा बन गया। और ये भी है कि सिर्फ संस्कृत से बंगाली नहीं बनी, बीच बीच में और भी चीज़ें, और भी भाषाएं, और भी शब्द, कहीं से कुछ मिला कहीं से कुछ मिला। आज हम रिक्शा का प्रयोग करते हैं, रिक्शा किस भाषा का शब्द है हमें नहीं पता होगा। ऐसे ही सिर्फ इंग्लिश से या हिंदी से या संस्कृत से चीज़ें आज की भाषाएं नहीं बनी है। आज की भाषाओं में बहुत ज़्यादा समावेशन बहुत सी भाषाओं का है। हाँ, ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है वह संस्कृत का है, बंगाल में या अवधि में या इसमें, ठीक है, हिंदी में सबसे ज़्यादा संस्कृत का है, लेकिन और भी भाषाओं का थोड़ा बहुत मेल मिलाप रहता है।
बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, दूसरी उससे स्वतंत्र। यानी कुछ साहित्य जो संस्कृत के साथ लिखा गया, संस्कृत वाली बंगाली कह सकते हैं, और एक है जो उससे स्वतंत्र है, उस अलग ही भाषा लिखी गई है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य शाब्दिक अर्थ में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसी गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। तो एक में वो हो गया, दूसरे में वाह हो गया। ठीक है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी फिर से पढ़ लेते हैं ढंग से। बंगाली के प्राथमिक प्रारंभिक साहित्य को, इसको हटा देते, अब पढ़ते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, एक प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं हाँ संस्कृत से ही चीजें बनी है। दूसरी उससे स्वतंत्र है, उसमें संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य जैसे, वो क्या है? संस्कृत महाकाव्य का अनुवाद है। और भक्ति साहित्य में अगर बात करें तो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनियां, तो ये दोनों किस में आती हैं? प्रथम श्रेणी में आती है, पहली जो संस्कृत की ऋणी है उसमें। दूसरे में क्या क्या आता है? दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं, गाथा गीत, ये सब संस्कृत की शब्दावली इसमें नहीं मिली होगी, संस्कृत की चीजें इसमें नहीं मिली होंगी, वो होंगी। ठीक है, तो इनके नाम आप याद रखिए, क्योंकि मैंने PYQ कराते समय आपको बताया है। PPLT ये क्या है? ये हमारा है। P से पर्सन, P से प्लेस, L से लिटरेचर, T से टेम्पर। ये कहीं भी आ जाए तो आप उसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मंगल काव्य और ये मैनामती गोपीचंद के गीत, ये सब बंगाल से रिलेटेड है, पता होना चाहिए। जैसे मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर, नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, अभिनीत का मतलब इसका कह सकते मूवी की तरह, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर तथा या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ठीक है, पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया जाता है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य का भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, जो मैनामती की कथा और ये दूसरी श्रेणी की जो है ये कथाएं, लोक कथाएं, ये सब कहानी तरह सुनाई जाती थी एक से दूसरे को, इसलिए उनका काल निर्णय सही सही नहीं किया जा सकता। खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थे, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था, यानी जो आज का बांग्लादेश बन गया है उस क्षेत्र की बात हो रही है। पीर और मंदिर की बात कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनै शनै स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। यानी किसान पहले से थे और जो ये खेती करने लगे उन सबको क्या कहा जाने लगा? किसान कहा जाने लगा। पीर, पीर किसे बोलते हैं? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण भी स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में राजधानी स्थापित कर दी। तो ये ध्यान रखिएगा, ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी मुगलों ने। ये सब स्टेटमेंट बन सकते हैं चीज़ें, यहाँ पर भी थोड़ा सा फंसाने वाली चीज़ है, स्टेटमेंट बनेगा। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों, निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं,
इसलिए आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू देवी, बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। जीवात्मा मतलब यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, इसको जीववाद बोलते हैं। ठीक है। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई, उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाने लगी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा अध्याय 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहते थे। आज भी आप देख लो, बड़ी बड़ी चीजें उनके द्वारा बनवाई जा रही हैं जो पैसे वाले हैं। गरीब आदमी खाना नहीं खा पा रहा, वो कहाँ से चीजें बनाएगा? सिंपल सी बात है। इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारों से अनेक मंदिर, ये ध्यान रखने वाली बात है। किससे बना है मंदिर? साधारण ईंट और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर बने हैं। निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। तो ये इन समूहों के द्वारा भी कुछ मंदिर बने हैं, कुछ मंदिर। ठीक है। साधारण ईंटें और मिट्टी गारे से जो बने मंदिर, वो किससे? छोटे लोग थे, वो भी कुछ करना चाहते थे, तो कुछ लोग मिल गए और थोड़ा सा बना दिया छोटा वो मंदिर। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने अवसरों का लाभ उठाया, क्योंकि मंदिर अगर बनता है ना तो उसके आसपास और भी चीज़ें चलने लगती हैं। आप अयोध्या को देखो, अयोध्या एक समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग आएंगे तो वहाँ के लोगों को पैसा मिलेगा। आप वहाँ के ऑटो वाले, वहाँ के जो अगर पान की भी दुकान कोई खोलता है तो भी बहुत ज़्यादा पैसा पैदा कर लेगा। जो चिप्स बेच रहे होंगे, जो बिस्कुट बेच रहे होंगे, तो सबका लाभ होता है कि अगर 1 लाख कोई महीना आ रहा है, कोई व्यक्ति 1 लाख व्यक्ति आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र का विकास अपने आप होना ही है। वहाँ सरकारी नौकरी की आवश्यकता अब नहीं रह गई। वहाँ अगर कोई किनारे पे गुब्बारे भी बेचने लगेगा तो उसका ठीक ठाक पैसा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या आ रही है। तो मंदिर जो बनते थे तो उसके आसपास फूल बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, सबको फायदा होता था। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। भाई अब तो हम हैं। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। अब यहाँ पर देखो एक मंदिर बने हुए हैं। एक 2 चाला छप्परदार झोपड़ी है ये वाली, और ये क्या है? एक चौचाला मंदिर। तो ये 2 चाला और चौचाला क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या बना है? गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की पटिया विष्णुपुर में मिली हुई। तो कितना शानदार बना हुआ है, वाह। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह, 2 चाला मतलब 2 छतों वाली, चौचाला मतलब 4 छतों वाली। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया 2 चाला और चौचाला क्या थे, या 2 चाला चौचाला मंदिर कहाँ से मिले हैं, बंगाल, अफ्रीका, और 2 4 नाम दे दिए गए, तो आपको पता होना चाहिए। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करो और उससे ये कैसे भिन्न है ये भी आप देखो। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, यानी ये मंदिर चबूतरे पर बनाए जाएंगे। 4 का मतलब एक इधर दीवार, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, चारों तरफ से इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, तो ऐसे चौचाला का मतलब हो गया। ठीक है। आप आजकल के भी मंदिर देखते होंगे तो वो ऐसे इधर भी ऐसे बनते होंगे ना, आपने देखा होगा। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, ये इंटरेस्टिंग लाइन है। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें
चित्रकारियों, सजावटी टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। ये इंटरेस्टिंग है कि अंदर सजावट नहीं होती थी। स्टेटमेंट में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम सही लिख कर आएंगे, ठीक है। और ये भी याद रखो, ये वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। ये स्टेटमेंट आते हैं, आप पीवाईक्यू देखेंगे, हमने करा रखे हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये सब आते हैं क्वेश्चन। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोट तक पहुंच चुकी है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ बहुत ही शानदार सजावट हुई है। अब आ जाते हैं भोजन की तरफ, मछली भोजन की तरफ। परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। हमारे यहाँ अगर आम हो रहा है तो हम, सिंपल सी बात है, आम खाएंगे ही। हमारे यहाँ काजू हो रहा है तो सिंपल सी बात है, काजू खाएंगे ही। तो जहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं वहाँ क्या चीज़ उपलब्ध है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलने लगती हैं, ठीक है। आप केरल का भोजन और आप उत्तर प्रदेश का भोजन सेम नहीं कर सकते। वहाँ का भोजन, जैसे आप बिहार का देख लो, लिट्टी चोखा कितना फेमस हो गया, ठीक है। आप राजस्थान का कुछ चीज़ें फेमस हैं, आप गुजरात की कुछ चीज़ें फेमस हैं, महाराष्ट्र की कुछ चीज़ें फेमस हैं, ठीक है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को करीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। जहाँ की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता कैसे पूरी हो रही है, उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ये इंटरेस्टिंग है, सामिस का मतलब, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। मतलब ब्राह्मणों को नहीं खाना था ये सब, जो ब्राह्मण होते थे, जो पूजा पाठ कराते थे, जो लोग, उन्हें नहीं खाना था। लेकिन वही है ना कि कुछ नहीं है तो क्या, तो ठीक है, तुम्हारे लिए ढील है, तुम थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर बीमार हो तुम तो ठीक है, खा लो, ठीक है। तो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ से ढील मिलती है। बृहद्धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी। उसमें भी कुछ खास, ये वाली खाओ, ये वाली ना खाओ, वाह, ठीक है। तो कई बार आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर आप एक टापू पर फंस गए और आपको जीवित रहने के लिए वही है, तो उस समय सोचेंगे। तो कुछ लोगों के, जो हमारे जैसे प्योर वेजिटेरियन है, उनके दिमाग में यही आता है कि भाई देखा जाएगा। अभी हम कुछ नहीं बता सकते, अभी तो हम यही कहेंगे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो मन ही नहीं मानता, क्योंकि आपका मन वैसे बन गया है, ठीक है। कहते हैं ना, जैसे माहौल में रहो वैसे ही आप ढल जाते हो। कुछ लोग ऐसी हैं, कुछ साफ सफाई में रहते हैं, बिल्कुल साफ सफाई में, बाहर का खा ही नहीं सकते, तो वह अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस खाने को मिल जाए, समोसा होना चाहिए, कहीं का भी होना चाहिए, बस चाय होनी चाहिए, भले 2 घंटे की रखी हुई होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनका वैसा ही स्वभाव हो जाता है। जैसे अगर मेरा देखो तो मैं बताऊँ तो मैं बाहर की चीज़ें नहीं खा पाता हूँ, बिल्कुल नहीं खा पाता हूँ। अब फास्ट फूड कितना नहीं खा पाता हूँ, भूख लगी हो तो मैं बिस्किट लेकर खा लूँगा, लेकिन वो नहीं खा पाऊँगा, क्यों, आदत बन गई है, वो माइंड में बैठ चुका है। और कुछ लोग होंगे जो कहते हैं भाई समोसा होना चाहिए, ठंडा हो गर्म हो, 2 दिन का पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब उनकी आदत पड़ जाती है, उनकी चीज़ें। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हैं। विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी के फलक आराम भाग से ये मिली हुई है, ठीक। इसी समय यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में भी राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था। 18 क्यों, क्योंकि 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस्ड है, इसलिए धीरे धीरे आपको तैयार किया जा रहा है। हर जगह आप देखोगे, हर सब्जेक्ट में, सॉरी, हर चैप्टर में ये दिए गए हैं लास्ट में। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़वादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे, लोग जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते हैं। यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ ही नहीं, अन्य जगहों पर भी भाषा के आधार पर चीज़ें अलग अलग हो रही थी। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तक ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी। हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन
को राजभाषा के रूप में अपनाया गया और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं में लोगों को यह बोध कराया गया प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए आंदोलन की इस भावना को और अधिक बल दिया गया। जो भी भाषा का चीज़ें हैं ना भाषा को लेकर, वह राजनीति से ज़्यादा प्रेरित होती है। अगर किसी को लगता है मुझे इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, इस भाषा के विकास में, अगर हम इस भाषा के विकास की बात करेंगे तो ये समुदाय मेरे साथ हो जाएगा और मुझे नेता मान लेगा, तो वह ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ हंगरी वाला भी होगा, वहाँ भी ऐसे लोगों ने उसको उठाया होगा कि ये लोग मेरे साथ हो जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा चुनाव। आज भी भाषा का बहुत ज़्यादा भारत में चल रहा है। तो वही एक लाइन सभी कहते हैं जो मेन है, जो कहते हैं कि भाई हम अंग्रेजी को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन अपनी भाषाओं को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। हम तमिल क्यों नहीं सीख सकते? सीखते हैं। आपका तमिल कैडर मिल जाएगा तो आप तमिल सीख लोगे, तो आराम से सीख जाओगे। आप मलयालम सीखोगे, मजबूरी में सीखोगे अगर वहाँ आपको नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सहज होना पड़ेगा। सहज होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। हम पहले आप राजा राम मोहन राय या अन्य जो भी लोग हैं उनको देखो ना, 6-6 भाषाएं, 8-8 भाषाएं, 10-10 भाषाएं कैसे सीख जाते थे वो। उन्हें कैसे पता होती थी? उस समय तो इतनी किताबें, इतना यूट्यूब, इतना पढ़ाने वाले लोग ये सब नहीं होते थे, तब भी 10-10 भाषाएं उन्हें पता थी। आप फारसी सुन लो, आप उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब पता होती थी। कैसे? क्योंकि उनको सोचने का, उन्हें सीखने का हुनर था, उन्हें सीखने की ललक थी। हम सीखना ही नहीं चाहते। हम तो सोचते हैं भाई जितने कम में काम चल जाए। तो ये समस्या है। क्यों नहीं? हमें हमें भाषाएं सीखनी चाहिए। हमें बंगाली सीखनी चाहिए, हमें पंजाबी सीखनी चाहिए, मलयालम, मराठी, कन्नड़ सभी सीखनी चाहिए, जितनी भी सीख पाओ। ठीक है? तो भाषाएं जितनी ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि देखो हम इस भाषा में बात करते हैं। आप एक राजपूत राजकुमार हैं, आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनाना पसंद करेंगे? इसको आप थोड़ा सा मिला लो, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि आप कैसा ये चैप्टर पढ़े हैं। ये सब आपको करने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जो कर लेगा वो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो कल पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, और इसी के साथ हमारा जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी अगले कल, और हम 8th क्लास की एनसीईआरटी में आधुनिक भारत का इतिहास की तरफ प्रवेश करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, लाइक शेयर कर ही रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।